आइए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो शुरू में इनने इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया है कि वो मेन क्वेश्चन मेन कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो आदमी भूल ही जाता है, ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन किससे आ रहे हैं। तो हम लोगों ने आपके लिए क्या किया है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यानी यंग्स मॉडुलस और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, ये वाला जो रिलेशन है इस चीज़ को सबसे पहले आपको दे दिया है। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला वाला पार्ट वो होगा जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं या आने की संभावना, या एनसीईआरटी एग्जाम्पल कोई भी किताब उठाओ तो इन्हीं से भरे भरे क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरे वाले पार्ट में विल टॉक अबाउट ऑल अदर थिंग्स, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, रिजिडिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पॉइजन्स रेशियो एक्सेट्रा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जितना पार्ट पहले वाले पार्ट से क्वेश्चंस आने की संभावना है उतना इन सारे से मिला के आने की संभावना है। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड दिस चैप्टर, राइट। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं सॉलिड्स, इससे पहले मैं आपको ये इन पार्ट्स के बारे में डिटेल में चीज़ें सिखाऊं, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक थिंग। इस चैप्टर की जो सबसे पहले दो टर्म्स हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिक बिहेवियर, ये आखिर क्या है। तो बच्चों सॉलिड्स के अंदर जब हम डिफॉर्म करते हैं, उसको कैसे डिफॉर्म करते हैं, फोर्स लगा के या स्ट्रेस लगा करके, तो वो जो डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होता। यानी जैसे ही आप फोर्स हटाओगे वो वापस अपना शेप रीगेन कर लेगी, अपना साइज रीगेन कर लेगी, वो रॉड है या वो जो भी बॉडी है। और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिक बिहेवियर या इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब ही वही है, जो भी आपने फोर्स लगाया डिफॉर्म हुआ, जैसे ही हटाया वापस ये अपने ओरिजिनल शेप में रीच कर गया। और जनरली आप देखेंगे कि सारे मटेरियल इलास्टिक नहीं होते, सारे मटेरियल इलास्टिक भी होते हैं लेकिन कुछ एक रेंज तक ही होते हैं, उसके बाद उनके बॉन्ड टूटने हो जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर दूसरा बिहेवियर आ जाता है। तो ये अलग चीज़ है, इसी चीज़ को प्रैक्टिकली हमें पढ़ना है। दूसरा टर्म जो मैंने प्लास्टिक बोला, इनएबिलिटी टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज वंस डिफॉर्म्ड इज कॉल्ड एज प्लास्टिक बिहेवियर। ऑफ कोर्स जब आपने डिफॉर्म किया होगा बॉडी को तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे मड हो गई, पुट्टी हो गई, जैसा आप उनको शेप दे दो वैसा बन जाता है। तो उनके अंदर अपना शेप रीगेन करने की टेंडेंसी आप कहो, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, और इस चीज़ को प्लास्टिक बिहेवियर या प्लास्टिसिटी कहा जाता है, राइट। सारे सॉलिड जैसे मैंने कहा कोई भी 100% इलास्टिक नहीं है, कोई भी 100% प्लास्टिक नहीं है, कुछ लिमिट तक इलास्टिक होते हैं, फिर उसके बाद इनके अंदर प्लास्टिक बिहेवियर आ जाता है, फिर उसके बाद टूट जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को डिटेल में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में देखेंगे, और फिर वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट यील्ड पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, राइट। तो अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले वी नीड टू लर्न द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, और इन दोनों को रिलेट करने वाला हुक्स लॉ, दैट इज यंग्स मॉडुलस। मैं आपके सामने डायरेक्टली पहले मैं हुक्स लॉ फॉर यंग्स मॉडुलस लिखूंगा, उस लॉ को ही मैं आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, देन विल गो टू द सेकेंड पार्ट। सो हेडिंग डालिए सीधा हुक्स लॉ। सो अंडर द इलास्टिक लिमिट, ये पहला पॉइंट, under the elastic limit the stress is proportional to strain. Stress is F upon A is equal to gamma times delta L by L. This gamma is the constant. ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, डेल्टा एल बाय एल। हम लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं सबसे पहले, एंड दिस इज यंग्स मॉडुलस। सबसे पहले बच्चों इसी को ही सीखना है। तो हुक्स लॉ के हिसाब से इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, तो वहां से जो कांस्टेंट आता है वो हमारा यंग्स मॉडुलस। अब इससे क्या सीखना है, देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो यहां से मैं कई सारी चीजें लिख सकता हूं। अगर मैं यहां से F लिखूं तो F की वैल्यू जरा देखो कितनी आ गई, दैट इज गामा A टाइम्स डेल्टा L बाय L। यहां से अगर मैं डेल्टा L लिखूं तो डेल्टा L की वैल्यू देखो जरा कितनी निकल के आई, FL। कभी कभी आपको डेल्टा L निकालना पड़ेगा एग्जाम में, तो डेल्टा L की वैल्यू FL अपॉन
गामा ए। ये सोचना नहीं पड़े आपको दिमाग में, ये याद ही हो। ऑल्दो ये फॉर्मूला यहाँ से, अब तुम पहले स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन सोचो, फिर ये फॉर्मूला लिखो, फिर यहाँ से डेल्टा रिलेट कर लो, दिमाग में प्रोसेसिंग ज़्यादा लग जाएगी। डायरेक्टली याद कर लोगे तो प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं, जहाँ पे जरूरत पड़ी फॉर्मूला लगा दिया, निकल गया आंसर। नहीं याद आएगा तो फिर फॉर्मूला है स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन। यहाँ से अगर मैं स्ट्रेस लिखना चाहूँ, स्ट्रेस की वैल्यू, तो एक डेफिनेशन तो स्ट्रेस की F/A होती है, लेकिन आप इसको ऐसे भी रीड करोगे, दिस इज गामा टाइम्स डेल्टा L/L। आपको स्ट्रेस ऐसे भी दिखना चाहिए। F/A तो हमें पता ही है, वो तो डेफिनेशन में आता ही है, लेकिन आपको इसका राइट हैंड साइड वाला टर्म भी दिखना चाहिए। फोर्थ, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इक्वल टू, स्ट्रेन क्या था, वैसे तो हमें डेल्टा L/L की डेफिनेशन पता ही है, राइट। तो डेल्टा L की वैल्यू यहां से डाल दो, L से डिवाइड कर दूंगा, तो स्ट्रेन कितना आया, F/YA, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये क्या चीज हुई है। हुक्स लॉ अंडर इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड ये रिलेशन। सेकेंड चीज, तो बेसिकली जस्ट अभी आपने पढ़ा कि जो हुक्स लॉ है उसके अंदर फोर्स और फोर्स लगाने से बॉडी के लेंथ में चेंज आता है, बट सेम चीज हमने स्प्रिंग के अंदर भी पढ़ी थी, याद है। स्प्रिंग के अंदर भी जब आप फोर्स लगाते हो तो उसकी लेंथ में चेंज आता है, राइट। कितना चेंज आता है, x, F इज इक्वल टू -kx लिखते थे। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दिस इज बेसिकली F इंटू एक्स। ये x क्या होता था, चेंज इन द लेंथ, राइट, एक्सटेंशन, चेंज इन द लेंथ। तो सिमिलरली कैन आई कंपेयर दिस फोर्स विद द स्प्रिंग कांस्टेंट के, बिल्कुल। यहां पे अभी हमने देखा F क्या था, दैट इज गामा A टाइम्स डेल्टा L/L। अगर आप ध्यान से बच्चों कंपेयर करें तो मैं जैसा कह रहा हूं, जैसे वहां पे x है वैसे यहां पे डेल्टा L है, तो यू कैन विजुलाइज द रॉड एज ए स्प्रिंग, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट या इसका फोर्स कांस्टेंट कहना चाहिए मुझे, क्योंकि स्प्रिंग तो है नहीं, आई शुड से फोर्स कांस्टेंट इज गामा A/L, फोर्स कांस्टेंट ऑफ रॉड। ये चीज दिमाग में रखनी है। तो कई बार स्प्रिंग की जगह वो रॉड लगा के टाइम पीरियड पूछ लेंगे, तो वहां पे k 2π√m/k की जगह ये वाला k डाल दोगे तो रिलेट हो जाएगा। आई जस्ट वांटेड टू रिलेट कि जैसे स्प्रिंग फोर्स में आप फोर्स लगाते हो तो इसका जो कांस्टेंट k होता है, इसके अंदर जो एक्सटेंशन होता है, सेम चीज आप इस रॉड के लिए भी कर सकते हो, राइट। इसमें जब आप फोर्स लगाते हो तो इसका जो कांस्टेंट k है वो ये है, राइट। समझ में आ रही है आपको बात। अब तीसरी बात, क्या इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है? अरे हाँ जी हाँ, एनर्जी स्टोर जैसे स्प्रिंग के अंदर होती है, आप जब उसको एक्सटेंड करते हो तो ½ इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो जो हम यहाँ पे इस रॉड को जब खींच रहे हैं, जिसके अंदर डेल्टा एक्सटेंशन हुआ है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगी। अरे होगी भाई, तभी तो वापस अपनी शेप में आ गई थी, तभी तो फोर्स लग रहा था। तो वो एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो बहुत सिंपल है। सो बेसिकली व्हेन रॉड इज एक्सटेंडेड, ड्यू टू स्ट्रेस, द वर्क डन by F is stored in the form of elastic potential energy। तो जब आप रॉड को एक्सटेंड करते हैं तो उसके अंदर भी वर्क डन, वो जो फोर्स जो उसको खींच रहा है वो वर्क करेगा, क्योंकि जिधर वो फोर्स लगा रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, खींच गई थी रॉड, तो जो वर्क हुआ वो स्टोर्ड हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। एंड दैट एनर्जी डेंसिटी, उस एनर्जी को हम लिख सकते हैं बेसिकली दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन।
तो याद रखना बच्चों, ये हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन एक्चुअली में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, टोटल एनर्जी स्टोर नहीं होती है, क्योंकि रॉड का जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना उस हिसाब से उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती रहेगी। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। हाँ, इसी चीज को अगर मैं लिखूं U/V वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ, फॉर्मूला वाइज अगर लिखूं तो ये स्ट्रेस हो जाएगा F/A, स्ट्रेन हो जाएगा ΔL/L। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम A और L से कट जाएगा, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम ही होता है ना। तो यहां से अब एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है U इज इक्वल टू हाफ इंटू F टाइम्स ΔL, राइट। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, ये अब डेंसिटी नहीं है, दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अब फिर से बच्चों वही कहानी, जैसा मैंने आपको यहां पे एक्सप्रेशन लिखवाया था, देखिए जरा, मैंने कहा ना आपको F का डायरेक्टली याद होना चाहिए, मैंने कहा ना कि आपको F डायरेक्टली ΔL के टर्म्स में याद होना चाहिए। तो अगर मैं F की वैल्यू ये डाल दूं गामा ΔL/L, तो देखिए जरा वो एक्सप्रेशन क्या बन गया एनर्जी स्टोर्ड का। सो दिस बिकम्स U इज इक्वल टू गामा ΔL/L, तो ये हो जाएगा गामा इंटू A इंटू ΔL का स्क्वायर अपॉन 2L। सिमिलरली अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको F और ΔL दोनों के एक्सप्रेशन पता है ना। तो मैंने F पुट कर दिया तो ये आ गया U ΔL के टर्म्स में, U इज प्रोपोर्शनल टू ΔL स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं दूसरा वाला एक्सप्रेशन लिखूं, समझ में आ रहा है ना बच्चों, F और ΔL को याद रखो, जो फॉर्मूला वहां पे पुट कर दो, F और ΔL बेसिक है, याद रखने वाली चीज। दूसरा अगर आप देखेंगे ΔL हमने कैसे लिखा था, देखो जरा ΔL हमने कैसे लिखा था, ये ΔL इज FL/Y है, याद ही रखो, सोचना ना पड़े दिमाग में, FL/Y है। तो यहां पे आप जैसे ही रखेंगे इसको, दिस U विल बी इक्वल टू FL/YA, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर इंटू L अपॉन YA 2YA, ये दूसरा वाला। तो आप देख सकते हैं एक में मैंने डेल्टा एक्सटेंशन के टर्म्स में लिखा है और एक में मैंने फोर्स के टर्म्स में लिखा है। तो आई होप आपको समझ में। अब ये कहाँ काम आएगा, मान लो दो रॉड्स हैं, उनमें अगर सेम फोर्स लग रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो नीचे वाले से देखेंगे, अगर दोनों में सेम एक्सटेंशन हो रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो ऊपर वाले से देखेंगे, राइट, सिंपल। इसी के अंदर थर्ड पॉइंट भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, तीसरी चीज, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्रैक्टिकली खासकर वायर के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर्व के लिए ड्रॉ किया गया था, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इस कर्व को याद रखना है। बहुत सिंपल है बच्चों, यहां पे स्ट्रेस होगा, दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेस एंड इट रिप्रेजेंट्स, यहां पे ये स्ट्रेन होगा। तो बेसिकली क्या है, यहां से आप एक लाइन ऐसे बनाइए, फिर उसके बाद ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है। जो पॉइंट स्टार्टिंग वाला है उसको आप जानते हैं, इसको O कहते हैं। यहां से यहां तक जो स्ट्रेट लाइन है इसको प्रोपोर्शनल लिमिट कहेंगे, O से A तक ही स्ट्रेट लाइन में। फिर उसके बाद ये कर्व हो गया, यानी प्रोपोर्शनल सिर्फ O से A तक है। उसके बाद इस कर्व में यहाँ पे समवेयर मैंने आर्बिट्रली ये पॉइंट बनाया है, ये क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली पता चलेगा, ऐसे बता नहीं सकते। इसको यील्ड पॉइंट कहते हैं, Y को, B को। यील्ड पॉइंट से मतलब होता है बच्चों, बेसिकली आप यील्ड पॉइंट से ये मान के चलिए, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट तक ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। इस पॉइंट के बाद ये इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट आता है, ये इसको हम लोग डी कहते हैं, ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, सॉरी डी होता है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, और उसके बाद ये डी और ई के बगल में ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है। दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रेस की वैल्यू जिस पॉइंट पे ये बी पे पहुंच रहा है, दिस इज यील्ड पॉइंट, इसको सिग्मा वाई कहते हैं। सिग्मा वाई का मतलब ये वो स्ट्रेस है जिसके बियॉन्ड अगर आपने लगाया स्ट्रेस तो ये फिर प्लास्टिक बिहेवियर शो करना चालू कर देगा। और ये डी क्या है, ये डी पॉइंट आपको बताता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेस, यू अल्टीमेट, यानी इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस लगाया तो ये टूट जाएगा, ये इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, राइट, डी वाला पॉइंट।
आइए एक बार सारे पॉइंट लिख देते हैं। तो O to A इज इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट, E जो है, जो B है, दिस इज इलास्टिक लिमिट। याद रहे बच्चों, इलास्टिक लिमिट को यील्ड पॉइंट कहते हैं, राइट। उसके बाद जो D है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी जितना D ऊपर होगा उतनी ज्यादा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और E आपका फ्रैक्चर पॉइंट होता है, यहां पे टूट जाएगा ये। एक दो चीजें इसके अंदर और इंक्लूड कर लीजिए, और वो ये है, बेसिकली बच्चों आप देख रहे होंगे ये D और E के बीच का डिस्टेंस, यानी ये D और E जितना दूर होंगे, D और E के बीच का डिस्टेंस जितना दूर होगा उतना ज्यादा ये डक्टाइल होगा। डक्टाइल का मतलब इसको वायर की तरह बनाया जा सकता है, जैसे गोल्ड। तो जितना फ्रैक्चर पॉइंट दूर होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया वो वायर में उसको कन्वर्ट किया जाता है, डक्टिलिटी, डक्टाइल। और जितना D से E का डिस्टेंस कम होगा उतना ये ब्रिटल होगा, राइट। दूसरी पॉइंट बच्चों, जितना ज्यादा ये एंगल बड़ा होगा, जितना बड़ा ये एंगल होगा, आप देख सकते हैं इस प्रोपोर्शनल लिमिट का, उतना ही ज्यादा मोर इलास्टिक द मटेरियल इज। बेसिकली इलास्टिसिटी को इस तरह से नापा जाता है कि पर यूनिट स्ट्रेन कितना ये रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी पर यूनिट स्ट्रेन कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जे फॉर द सेम स्ट्रेन ज्यादा स्ट्रेस तब होगा जब ये लाइन ज्यादा वर्टिकल होगी। तो एंगल से पकड़ना है, थीटा बड़ा तो ज्यादा इलास्टिक होगा मटेरियल, अगर हमें कंपेयर करने के लिए आ गया तो। तीसरी बात बच्चों, यहां पे देखो मैंने बी के बाद डी बनाया, सी जानबूझ के नहीं बनाया। तो डी बी तक तो ये इलास्टिक होता है 100%। बी के आगे अगर आपने खींच दिया ना बच्चों, लेट से ये कोई पॉइंट सी है, तो यहां पे अब इसका पार्शियल तो अपना शेप रिगेन कर लेगा, बट ये 100% अपना शेप रिगेन नहीं कर पाता। तो बी टू डी इट्स इलास्टिक प्लस प्लास्टिक, बेसिकली प्लास्टिक रीजन में आ जाता है। मान लीजिए अगर आपने इसको इतना खींच दिया कि ये सी तक पहुंच गया है, तो सी के बाद अगर आपने स्ट्रेस हटा भी दिया बच्चों, सी के बाद अगर आपने ये स्ट्रेस हटा भी दिया ना, तो भी यहां पे ये फाइनली अपना 100% शेप रिगेन नहीं कर पाएगा, और इसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग परमानेंट सेट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली इस पॉइंट का मतलब यह हुआ बच्चों कि स्ट्रेस आपने जीरो कर दिया तब भी स्ट्रेन नॉन जीरो है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेस आपने जीरो कर दिया है, फिर भी आपका स्ट्रेन यानी जो डेल्टा एल है वो जीरो नहीं हुआ, क्योंकि ये ग्राफ इसके बाद ये उसको रेप्लिकेट नहीं करेगा, यहीं से नीचे आ जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप है, और यहां पे इन ग्राफ से इंटरप्रेट होने वाले रिजल्ट्स। आइए अब इस फंडामेंटल के साथ लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये जो भी मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा हूं ना, दे आर पार्ट ऑफ द थ्योरी। डोंट थिंक कि आपने ये फॉर्मूले से वो प्रॉब्लम हो जानी है। जो असली क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं तुमको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, राइट। ये मैंने सिर्फ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले लिखी है, तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि कौन से फॉर्मूले पे एम्फेसाइज करना है। एक ही फॉर्मूला मैंने तुम्हें पकड़ा दिया, उसी के अलग अलग रूप दिखा दिए। अब तुमको मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा इन द स्टैंडर्ड। जो मैं 5-6 प्रॉब्लम दे रहा हूं ना बच्चों, ये स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जो कि आपको हेल्प करेंगी इसके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में।